बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है हमारी लेक्चर सीरीज का, और हमारा टॉपिक है मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और इम्पल्स। मोमेंटम को सबसे पहले अगर आप डिफाइन करें तो बेटा मैथमेटिकली जो इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है वो कुछ इस तरह से है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ mass एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? कैपिटल पी के साथ। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर आप वेक्टर मार्क करेंगे, मैस इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है। मोमेंटम आपके पास, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का यूनिट जो सा है वो इस फॉर्मूले से ड्राइव किया जा सकता है। मैस का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट बनता है मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का एक और यूनिट भी लिखा जाता है और वो यूनिट है न्यूटन सेकंड का। मोमेंटम को न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस एग्जांपल पर गौर करिएगा। अगर आप एक ऑब्जेक्ट कौन सा है, लेट्स से कोई आपके पास कार है जिसका मैस कौन सा है वो ऑलमोस्ट 100 केजी के करीब है। ये ट्रेवल करता है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और जाकर एक वॉल के साथ कोलाइड करता है। इसके कंपैरेटिवली एक ट्रॉलर है और ये ट्रॉलर जो सा है इसका वेट 800 केजी है और ये ट्रेवल करता है वेरी स्मॉल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप डिफरेंस देखें, इस ट्रॉलर के मुकाबले में इस कार का मैस बहुत स्मॉल है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये टकराने के बाद जो इंपैक्ट क्रिएट करेगी वो इस वॉल के ऊपर ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप इस ट्रॉलर को देखें, इसका मैस तो बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है। ये जब जाकर इंपैक्ट क्रिएट करेगा तो इसका इंपैक्ट भी क्या होगा, इस वॉल के ऊपर बहुत ज्यादा होगा। ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा, ट्रॉलर को नुकसान बहुत कम होगा। लेकिन इस इंपैक्ट में कार का अपना भी नुकसान होगा। कार का जो मैस है वो बहुत कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो कार बजाते खुद भी डिस्ट्रॉय कर जाएगी। तो एक जगह पर मैस कम, वेलोसिटी ज्यादा, और इंपैक्ट ज्यादा किस पर आ रहा है? ऑब्जेक्ट वन के ऊपर आ रहा है। दूसरी जगह पर मैस ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, लेकिन फिर भी इंपैक्ट क्या आ रहा है? दूसरी तरफ आ रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट टू पर आ रहा है। तो मैस और वेलोसिटी का ये जो रिलेशन है ये बेसिकली आपके पास मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम को अगर इस एग्जाम्पल के लिहाज से डिफाइन किया जाए तो आप बोल सकते हैं कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट possess अ क्वालिटी। एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास ये क्वालिटी होती है बाय विर्च्यू ऑफ इट, जिसकी मदद से इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनीथिंग। ये किसी भी सामने आने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगी? फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो एक्चुअली क्या था कि इस वॉल ने इस कार को स्टॉप करने की कोशिश की थी, लेकिन कार की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, मैस कम था, जिसकी वजह से इस वॉल का इनर्शिया ओवरकम कर गया, डोमिनेट कर गया और इस कार का नुकसान हुआ।
लेकिन यहां पर आप देखें तो ये वेलोसिटी जो सी है वो बहुत कम है लेकिन मास बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा कि मोमेंटम का जो शिफ्ट है वो इस वॉल के ऊपर होगा। तो मोमेंटम बेसिकली मास और वेलोसिटी का आपस में क्या है, कलेक्टिव रिलेशन है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रहेगी। याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम is always along the direction of velocity। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में होती है। ये ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बेटा एग्जाम के लिहाज से जब आपने इसको तैयार करना है तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसका फार्मूला पूछा जाएगा और इसका यूनिट आपसे पूछा जाएगा। ये तीन बातें आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे जब आपको मोमेंटम का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है और ये इसकी जो सा है वो क्वालिटेटिव या फिजिकल डेफिनेशन है कि मोमेंटम एक्चुअली डिफाइन किस चीज को करता है। तो मोमेंटम क्या करता है, मास और वेलोसिटी के चेंज होने से फोर्स के इंपैक्ट को डिफाइन करता है कि कितना फोर्स का इंपैक्ट है। बस इसी स्टेटमेंट को याद रखें तो आपको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो सा है वो समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आपके पास क्या है, देखिए स्टूडेंट, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आपके पास इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आपको कहता है कि फोर्स F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है। किसी बॉडी पर आप पुश या पुल की जो एनर्जी लगाते हैं जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, आप उसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो मोमेंटम भी तो बेसिकली यही काम करता है। जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा ताकि वो अपनी मोशन को क्या कर सके, कंटिन्यू रख सके। तो मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ आपस में फिर क्या हुए, इक्विवेलेंट हुए। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो सा है वो मोमेंटम ही की मैनिफेस्टेशन है, उसी की रिप्रेजेंटेशन है। तो मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का रिलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां से डिफाइन करेंगे F डिवाइडेड बाय m। इसी तरह बाय डेफिनेशन स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब आप इन तीनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करें, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो स्टूडेंट आपके पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, F डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। m यहां पर डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये देखें, ये एम वी एफ फाइनल मोमेंटम बनता है, एम वी आई इनिशियल मोमेंटम बनता है और ये है टाइम टी। अगर आप इसका जर्नल फॉर्मूला लिखें तो फोर्स किसके इक्वल आएगी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के इक्वल आती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का रिलेशन आपके सामने आ जाता है। किसी बॉडी में चेंज इन मोमेंटम बेसिकली उस बॉडी के वजह से जो वो फोर्स अप्लाई करता है वो उसकी रीजन बनता है। देखिए इस एग्जांपल को फिर तवज्जो से देखें कि आपके पास सिंपल एक कार मूव कर रही है
विद वेलोसिटी v एंड मास m, तो इसका मोमेंटम जो सा है वो mv लिखा जाएगा। इनिशियली ये कार रेस्ट पर है, इसका मास एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका मोमेंटम कितना होगा, 0। और जब ये रेस्ट पर है तो ये किसी दूसरी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स भी एग्जर्ट नहीं करेगी, तो फिर इसका फोर्स भी कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब ये मूव करते हुए कार किसी दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी और इस वक्त इसकी वेलोसिटी vf मौजूद है, तो इसका मोमेंटम भी एग्जिस्ट कर रहा हो, और इस मूविंग ऑब्जेक्ट के रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी जो इसे रोकने की कोशिश करेगी, तो ये बॉडी उस पर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम 0 से क्या हो रहा है, फाइनल तक चेंज हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम रीजन बनता है फोर्स प्रोड्यूस करने की। तो यही बेसिक रिलेशन है मोमेंटम और फोर्स का। इसी तरह इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें रॉकेट की भी एग्जाम्पल आती है कि जब रॉकेट मूव करता है तो जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड जा रहा होता है उसका मोमेंटम जो सा है वो चेंज हो रहा होता है, और जैसे जैसे उसका मोमेंटम चेंज होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, उसका मोमेंटम बढ़ता है, और उसकी जो फोर्स एक्सर्ट है वो भी ऊपर जाने की क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का रिलेशन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे ये टॉपिक जो सा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करेंगे। अब यहां से देखें, मोमेंटम का यूनिट अगर देखा जाए तो वो आपके पास क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट कितना है, सेकंड है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। आप इस फार्मूले को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, सेकंड से डिवाइड करें, तो ये यूनिट आपके पास न्यूटन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से मोमेंटम का जो दूसरा यूनिट पढ़ा जाता है वो न्यूटन सेकंड पढ़ा जाता है। और फोर्स का यूनिट अगर निकालना है तो S-2 आ जाएगा, तो ये मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई अगर आप नहीं करते तो फिर ये यूनिट आपके पास मुकम्मल किसका यूनिट है, न्यूटन का यूनिट है। इसको एक और तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं। डेल्टा P को अगर आप लिखें तो आप लिख सकते हैं F क्रॉस T। फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, तो भी मोमेंटम का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड बनेगा। ये यूनिट निकालने के 3 मेथड है। अब स्टूडेंट इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट है इंपल्स का। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आपके पास क्या होती है, फोर्स होती है। और अगर आप टी को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये फार्मूला आपके पास इंपल्स बनता है। आप इंपल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, impulse is a large impact of force in shorter interval of time। अगर आप क्रिकेट बॉल को देखें, जब बैट्समैन हिट करता है तो क्रिकेट बॉल का वो जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो बहुत स्मॉल रहता है, लेकिन जो फोर्स एग्जर्ट होती है वो लार्ज है। तो आप कहते हैं कि वहां पर इंपल्स क्रिएट किया गया, ठीक है। तो इंपल्स आपके पास क्या है, लार्ज इंपैक्ट ऑफ फोर्स इन अ शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम। इंपल्स के अंदर याद रखिएगा फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, ये फोर्स वेरी करती है, फोर्स बढ़ती रहती है। तो यहां से आप इसकी एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो वो क्या लिखी जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स का यूनिट क्या होगा आपके पास, न्यूटन सेकंड होगा। इंपल्स और मोमेंटम का यूनिट सेम है, यानी दोनों क्वांटिटेटिवली क्या है, सेम है। दोनों में फर्क किस चीज का है, सिर्फ क्वालिटी का फर्क है। जब आप खाली मोमेंटम की बात करेंगे तो आप मास और वेलोसिटी के रिलेशन की बात करते हैं,
और जब आप इंपल्स की बात करते हैं तो बेसिकली आप फोर्स के इंपैक्ट की बात करते हैं कि कितने टाइम पे हो रहा है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो सी है वो क्या है कि अगर आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को अपने पांव से हिट करते हैं तो आपके ऊपर जो इंपैक्ट क्रिएट होगा वो बहुत जल्दी इंपैक्ट क्रिएट हो जाएगा। हार्ड ऑब्जेक्ट है, वो सडनली रिएक्शन बैक करेगा और 1 आवर 100 सेकेंड के अंदर वो आपको रिएक्ट कर देगा। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप फुटबॉल को हिट करेंगे, वो इस पत्थर के मुकाबले में सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसका रिएक्शन टाइम क्या होगा, लेट होगा, तो उसका फोर्स का इंपैक्ट भी कम आएगा और आपको इतनी ज्यादा पेन फील नहीं होगी। तो जितना टाइम इंटरवल शॉर्टर होता है उतना फोर्स का इंपैक्ट क्या होता है, लार्जर। आप इस रिलेशन को कहते हैं इंपल्स। तो स्टूडेंट, मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और इंपल्स आपस में तीनों टॉपिक जो से हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेबल है। यहां पर एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो सा है वो डिस्कस करना लाजमी है। वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, कैन अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इंपल्स? क्या मूविंग ऑब्जेक्ट के पास इंपल्स होगा? तो याद रखिएगा मैंने यहां पर क्या बोला कि इंपल्स में फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। तो हमारे पास मूविंग बॉडीज की दो कंडीशंस बनती हैं। एक कंडीशन बनती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की और दूसरी कंडीशन बनती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो इंपल्स है उसका मतलब है कि फोर्स कांस्टेंट है तो इंपल्स जीरो होगा, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर इंपल्स नेवर जीरो, बिकॉज फोर्स कांस्टेंट नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या होगा, इंपल्स में और मे नॉट बी जीरो इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इससे पहले जो टॉपिक स्टूडेंट आपने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अगर आप देखें तो आप यहां से क्या करते हैं, बहुत कम टाइम इंटरवल के अंदर ए ऑब्जेक्ट से एक बॉल को थ्रो करते हैं। तो एट इनिशियल पॉइंट बेसिकली आप प्रोजेक्टाइल बनाने के लिए भी क्या करते हैं, इंपल्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कोई भी पाथ में ऐसी चीज नहीं है जो उसकी वेलोसिटी को चेंज करे। तो बेसिकली इनिशियली भी आप क्या कर रहे होते हैं, इंपल्स ही को चेंज कर रहे होते हैं। तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो उनसे है उनके पास इंपल्स मौजूद होता है अगर उनकी फोर्स कांस्टेंट ना रहे, अगर उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे। प्रोजेक्टाइल में भी नीचे आते हुए वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और नेट वेलोसिटी आपके पास क्या रहेगी, नीचे आते हुए इंक्रीजिंग। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में भी इंपल्स मौजूद होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में इंपल्स मौजूद नहीं होगा। एग्जाम में इंपल्स का जो क्वेश्चन है ये आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे और इससे रिलेटेड जो सा है वो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। इसी तरह इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कार का क्रम्पल जोन क्यों बनाया जाता है। ये क्रम्पल जोन इसलिए बनाया जाता है ताकि जब कार कोलाइड करे तो सामने वाली बॉडी जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है उसकी इंपैक्ट के फोर्स को ये क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और एब्जॉर्ब करने की सूरत में जो इंपैक्ट है वो ड्राइवर तक पहुंचने का टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। ड्राइवर तक फोर्स का टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज, और टाइम ऑफ कोलिजन जितना इंक्रीज होगा फोर्स का इंपैक्ट उतना ज्यादा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। आप इस चीज को इस फॉर्मूले में इनवर्स रिलेशन से भी याद रख सकते हैं कि टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो फोर्स का इंपैक्ट कम रहेगा, क्योंकि सारे केसेस के अंदर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि क्रम्पल जोन की बुनियादी मकसद जो सा है वो ये है कि टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाए और ड्राइवर जो सा है वो किसी हार्ड इंजरी से सेफ रहे। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर होगा। आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे रिकॉर्ड करेंगे।